नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। संभल से खबर, जहां पर कोल्ड स्टोरेज हादसे से जुड़ी खबर है। हादसे में मरने वालों की संख्या का इजाफा हुआ है। अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। कोल्ड स्टोरेज हादसे में मलबे में 24 लोगों के दबे होने की खबर है। डीआईजी ने मामले की जानकारी दी। अब तक 21 लोगों को निकाला जा चुका है। कोल्ड स्टोर मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर हुआ है। योगी सरकार ने हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देगी सरकार। तो 24 लोगों के दबे होने की आशंका है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार मृतकों की जो संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है। डीआईजी ने मामले पर जानकारी दी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कोल्ड स्टोरेज हादसे का मामला, जहां पर 21 लोगों को निकाला जा चुका है। 24 लोगों के दबे होने की आशंका है। मृतकों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। 2 लाख मृतकों का मुआवजा। इसके साथ ही जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ पर हादसा हुआ है, ये बहुत ही दुखद है। ईश्वर ना करे कहीं पर भी इस प्रकार का हादसा हो, लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही चिंतित हैं। इसमें मेरी उनसे बात हुई कि सरकार के द्वारा पूरी सहूलियत दी जाएगी। उनका जो घायल है उनको चिकित्सा भी उनकी फ्री करी जाएगी और उनके लिए ऐसा भी किया जाएगा। इसी प्रकार से घायलों के जो मृतक है उनके लिए भी अभी जो मुझे जानकारी मिली है वो 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 11 लोग हमारे जो है जीवित निकाले। अभी 2 लाख रुपए का जो है ऐलान किया गया है कि जो मृतक है उनको 2 लाख रुपए और 50,000 उन लोगों को दिए जाएंगे। 25 लोगों की मिसिंग की बात है, तो हमारे अब जो मिसिंग है एक्चुअली 25 की बजाय 24 है। जो एक अज्ञात था उसकी शिनाख्त हो गई है। 24 में से 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और 21 लोग के रेस्क्यू के उपरांत जो अभी हाल फिलहाल स्थिति उसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई है। 11 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है, जिसमें से 6 लोग एकदम ठीक हैं और उनमें से 6 लोगों को उनको मेडिकल के उपरांत जो है प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जो 5 लोग हैं उनको मुरादाबाद के अंदर ट्रीटमेंट किया जा रहा है हर सेक्टर के ऊपर। इसके अलावा 3 लोग अभी जो एकदम वर्तमान सूचना जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, 3 लोग का अभी हम लोग अभी भी मिसिंग मान के कार्रवाई कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि जैसा आप देख रहे हैं लगातार हम लोग का ऑपरेशन चल रहा है। 25 लोग की मिसिंग। और सतीश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गया हमारे साथ संभल से लाइव। सतीश, फिलहाल क्या सूरत हाल है वहां पर? रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 24 लोगों के दबे होने की आशंका है, क्या अपडेट? जी मैं आपको बता चलिए, जिस लगभग जो है 30 घंटे हो चुके हैं जारी है। जहाँ पर जो है 22 मजदूरों को निकाल लिया गया है और 10 मजदूरों की मौत हो गई है। यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और जिला उद्योग अधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया है, क्योंकि इसी तरह से जांच बैठ रही है और एक टीम गठित भी कर दी गई है। जो यहाँ पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ अभी कार्रवाई तुरंत की जा रही है। और जो यहाँ जो आरोपी है जो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, ये टीम गठित कर दी गई है और तुरंत यहाँ से रवाना कर दी गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जहाँ भी जिनकी लोकेशन मिलती है तुरंत इन्हें गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए सतीश। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति का आंदोलन जारी है। हजारों की तादाद में बिजली कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। हजरतगंज स्थित फील्ड हॉस्टल पर आंदोलन हो रहा है। कई क्षेत्रों में सुबह से बिजली कटौती की चेतावनी दी गई। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह से हजारों की तादाद में बिजली कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। हजरतगंज के फील्ड हॉस्टल पर यह आंदोलन चल रहा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति का आंदोलन जारी है और इस तादाद में, हजारों की तादाद में बिजली कर्मी पहुंचे हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं। हजरतगंज के फील्ड हॉस्टल पर ये आंदोलन किया जा रहा है, जहां पर कई क्षेत्रों में सुबह से बिजली कटौती की चेतावनी दी गई है।
और सीधे आपको राजधानी लखनऊ ले चलते हैं और इसी मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। जा करके तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहां जा करके लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। मैं इसीलिए आज हमारे डीजी विजिलेंस जो आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, उनको भी मैंने आज इसीलिए आमंत्रित किया है कि ऐसी घटनाएं जहां जहां हो रही हैं, वो स्थानीय पुलिस तो काम कर ही रही है, लेकिन यहाँ से भी उस पूरी बात का वो कोऑर्डिनेशन करें कि ऐसी घटनाएं जहां हो रही हैं, ऐसे तत्वों के विरुद्ध एक्शन लिया जा सके। हमने संघर्ष समिति से बार बार बातचीत किया, बार बार चर्चा किया और आज भी मैं अपनी पुरानी बात को दोहराना चाहूँगा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा तरीका होता है। बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन हम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, न ही हम किसी को राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाने देंगे। कल रात की एक और दुखद घटना ये है कि एक एसएलडीसी नाम का हमारा जो व्यक्ति है, वो एक तरह से राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी हुई वो एक संस्था है। वहाँ भी कुछ लोग, हमारे एमडी वहाँ लगभग 11 बजे रात तक स्वयं थे। जैसे ही वो निकले, वहाँ काम मुझे पता चला कि ठप कर दिया गया। ये पूरा एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालने का कार्य है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी हमारी संपत्तियों पे नुकसान पहुँचाया जाएगा, हमारे कार्यों में दखल पहुँचाया जाएगा, हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक अच्छी बात और ध्यान में आई है कि कल हमने कुछ संगठनों का नाम लिया था कि वो हमारे साथ हैं, वो जनता की सेवा में उपलब्ध हैं। आज सुबह कई और संगठनों ने थोड़ी हमारे ऊपर नाराजगी व्यक्त की कि साहब आपने हमारा नाम नहीं लिया। हम भी आपके साथ हैं, हम भी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ये संभव है कि बहुत से ऐसे संगठन होंगे जिनका नाम लेना शायद आज भी रह जाए, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि शक्ति भवन मुख्यालय कर्मचारी संघ, राम बहादुर यादव जी उसके पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन श्री केवी राम जी उसके अध्यक्ष हैं, आरपी केन जी उसके महासचिव हैं। विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ अनिल राठौड़ जी, बिमासु कुमार सिंह जी महामंत्री और अध्यक्ष हैं। विद्युत मजदूर पंचायत, इनका नाम हमने कल भी लिया था, श्री गिरीश कुमार पांडे जी, पीएन तिवारी जी, बीसी उपाध्याय जी। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन, जिसके अध्यक्ष श्री आरएस राय जी हैं और पुनीत राय जी भी उसके सक्रिय पदाधिकारी हैं। प्रमोटेड पावर इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन श्री प्रमोद कुमार जी, श्री वीके शर्मा जी उसके अध्यक्ष और महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति बिजली कर्मचारी अधिकारी महासंघ श्री राम नरेश गौतम जी उसके प्रधान महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ श्री आरके सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं। और 9वां है कर्मचारी मोर्चा संगठन श्री बब्बू अवस्थी जी उसके पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ। इस प्रकार इन 9 संगठनों ने अपना समर्थन चालू रखा है और कई ने तो यहाँ तक आकर के हम लोगों से कहा है कि हम 24 घंटे काम करने को तत्पर हैं, काम में लगे भी हुए हैं। कई लोगों ने ये भी आके कहा कि हम हर तरह से इस हड़ताल का विरोध करते हैं, जहां भी हमारी आवश्यकता होगी वहां बुलाएंगे आप तो हम आएंगे। उसी प्रकार ऐसे राष्ट्रीय और प्राइवेट संस्थाओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मौके पे कि उन्होंने अपना मानव बल हमें उपलब्ध कराया है इस हड़ताल से निपटने के लिए। उसमें विशेष रूप से मैं एनटीपीसी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा मानव बल हमें अपने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए दिया है। उसी प्रकार एनटीपीसी के अलावा बजाज पावर है, प्रयागराज
जो टाटा का है, लैंको है, पोसोको है और अन्य भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है और इसी प्रकार राज्य के बाहर के अन्य भी ऐसी कुछ कंपनियां जो सरकारी भी हैं, भारत सरकार की हैं या संयुक्त उपक्रम हैं, इस तरह के लोग हमारे साथ हैं और हमें सहयोग कर भी रहे हैं। आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो और भी मैन पावर या सपोर्ट दे करके हमें सहयोग करने को तैयार है। जो बात जो मुझे विशेष रूप से अपने कर्मचारी मित्रों से कहना है वो ये कि अगर आप हड़ताल पे हैं तो हाजिरी लगा करके आप गायब मत होइए। मुझे पता चला है कि शक्ति भवन सहित कई कार्यालयों में लोग आ रहे हैं, अपनी हाजिरी रजिस्टर में या जहां भी लगती है वहां लगा रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं। ये कोई हड़ताल करने का तरीका नहीं होता है। आप या तो हड़ताल पे रहिए या काम पे रहिए। और मैं सभी अपने अधिकारी मित्रों से भी कहूंगा कि इस बात की वो सुनिश्चित करें इस बात को कि जो व्यक्ति आता है या तो हाजिर है या गैर हाजिर है, दो में से एक ही चीज होनी चाहिए। ऐसा न हो कि वो आपको चकमा दे रहा हो। उसी प्रकार हमने ये भी स्पष्ट किया है कि कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी संविदा के हों या अन्य किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत अगर लिए गए हैं तो उनकी जो नियुक्ति का एक ही कारण होता है कि हम आपातकालीन ये व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी हाजिरी आवश्यक होती है, तभी हम उनको पगार देते हैं। ऐसे तमाम कर्मी जो इस समय सरकारी काम पे नहीं है, जो हमारे काम पे नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है, उन्हें निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। उनकी हाजिरी अगर काम पे उनके अपने कार्यस्थल पे नहीं है तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अन्य लोगों से नौजवानों को नौकरी हम देंगे उनकी जगह पे और इस प्रकार हमारा एक और अच्छा काम भी होगा। हमने ये भी कहा है कि आउटसोर्सिंग के जो एजेंसीज हैं उनको जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी के नियंत्रण में उनको ले करके उनको वहीं बैठाया जाए। जैसे ही जितने लोगों की पगार खजाने में से जा रही है उतने लोग ड्यूटी पे सुनिश्चित होने चाहिए, नहीं तो उनको पहली बात पगार नहीं मिलेगी, दूसरी बात कि उन्हें नौकरी से निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आप सबको मित्रों, मैंने कल भी कहा था कि हमने सभी प्रयास किए कि ये हड़ताल की परिस्थिति न आवे, लेकिन फिर भी आई है। मैंने जैसा कहा कि जो बोनस हमारा विद्युत निगम पिछले 2020 में जब से निगम बना है, 2000 से लगभग 23 साल हो गया इसमें इसका कॉर्पोरेटाइजेशन होने को, तब से लेके अब तक लगभग 93,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। एक्यूमुलेटेड लॉस, जो संचित हानि जिसको बोलते हैं, हमारे ऊपर तभी से लेकर अब तक 82,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन है। 2018-19 से इन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया था, लगभग 5 साल से बोनस नहीं दिया गया था। उस बोनस को हमने इस साल दिया है। और इस बात को पॉजिटिव ढंग से सोचे बिना, आर्थिक स्थिति अच्छी करने में सहयोग किए बिना, अगर कोई चाहता है कि एक ही साथ 5 साल का, पिछले 5 साल का बोनस हमको एक साथ दे दिया जाए, तो ये वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से मुश्किल है, हो नहीं पा रहा है। हमने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, इसमें जब आप पैसा जुटाने में मदद करिए, मार्च का महीना है, राजस्व जुटाने में मदद करिए, राजस्व आएगा तो हम कर्मचारियों के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी वो लोग इस बात को नहीं समझे। उसी प्रकार से मैंने कल भी कहा था कि 2020 के जो समझौते हुए उनमें भी कई मुद्दों का अमल नहीं हुआ। हमारे स्वयं के समझौते में भी ये बात लिखी हुई है, और अभी जो चीज 3 साल से नहीं हुई है उसको और उसके सापेक्ष हमारा अभी 3 महीना हुआ है, आपको इतनी जल्दी हो गई हड़ताल करने की। तो ये हड़ताल मुझे लगता है कि कर्मचारी संगठनों के हित में या कर्मचारियों के हित में नहीं है, बल्कि अन्य कुछ परिबलों से प्रेरित ये हड़ताल है। हमने जो भी प्रयास हो सकता था वो हमने किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। आप सबके समक्ष सारा दृष्टांत है। अंत में राज्य की जनता को मैं चाहे आपूर्ति की दृष्टि से
या विद्युत के उत्पादन की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से मैं राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूं कि कहीं कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं इस तरह की तोड़फोड़ की वारदातें होने से विद्युत बाधित हो रही है, उनका हम लोग जैसे ध्यान में आ रहा है वैसे हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। जहां तक उत्पादन की, डिमांड और सप्लाई की बात है, विद्युत की, पावर की, उसमें हम एकदम कंफर्टेबल है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारा अपना उत्पादन भी पर्याप्त है और सेंट्रल ग्रिड से, सेंट्रल पूल से जो हमें लेना मिलता है उसमें भी हमारे पास बहुत अभी गुंजाइश है, हम जो ड्रा कर रहे हैं उसमें। इसलिए मैं राज्य की जनता से को आश्वस्त करते हुए फिर भी ये निवेदन करता हूं कि ये हमारे लिए थोड़ी चुनौती का समय जरूर है, थोड़ा संयम रखें, हमारा सहयोग करें और हमारे जो कर्मचारी अपना काम करना चाहते हैं उन्हें अपना काम करने में अनुकूलता हो, इस प्रकार वहाँ का स्थानीय थोड़ा समर्थन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार और अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संघर्ष हो रहा है और उसका नुकसान आम जनता को हो रहा है। ग्रामीण परिवेश से सप्लाई है वो बाधित है, गाँव वालों को समस्या हो रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसका जिम्मेदार मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार ऐसे कुछ गैर जिम्मेदार संगठन के नेता गण हैं जिनके साथ बातचीत करने के बावजूद, सारी बातें स्पष्ट करने के बावजूद, जो काम पिछले सालों में नहीं हुआ वो भी उनके हित में करने के बावजूद अपनी हरदमिता के कारण उन्होंने स्ट्राइक की है। हम उससे निपटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी वो आंकड़ा अभी देना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कारणों से अलग अलग प्रकार की कार्रवाइयां चल रही हैं। हम वो आंकड़ा भी आपके साथ साझा कर देंगे। वो भी ये जैसा मैंने बताया पहले कि ये भी एक डायनेमिक सिचुएशन है। जैसे जैसे कोई परिस्थिति ध्यान में आ रही है वैसे वैसे हम FIR करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम ले रहे हैं। आर्टिकल लागू करने में दिक्कत हो रही है। कार्रवाई हो रही है। जो लोग, मैंने जैसा कहा कि जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, जो लोग राष्ट्रीय परिसंपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, जो लोग जनता के जो अबाधित अधिकार है विद्युत आपूर्ति उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होगी भी, बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको करने में क्या दिक्कत हो रही है? तो ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे थे, सीधा आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को उन्होंने प्रेस वार्ता कही है और उन्होंने कहा है कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है, बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मामले में कार्यवाही की जाएगी। संगठन के लोगों से बातचीत जारी है, ये ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा। और सीधा आपके लिए चलते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है। वो इलीगल है, गलत है और वह कैंसिल हो सकती है, परंतु इसके बावजूद नियम कानून को ताक में रखकर वह दोबारा से वो फिर भी अलॉट कर दी गई और यह निर्णय भी उनके सर्वोच्च नेता के संज्ञान से हुआ। तो अब जिसे वो अपनी कट्टरता कहने का प्रयास कर रहे थे, अब मुझे लगता है इस कट्टरता को जितना भी वो कहने का प्रयास करते रहे, अब सच उनके क्रमशः दांत खट्टे करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, जो इस विषय में एक मुख्य आरोपी हैं, उसने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में सांसद महोदय संजय सिंह जी के रेफरेंस देते हुए यह कहा है कि उन्होंने भी उनसे बुलाकर कहा और चुनाव के लिए वांछित धन की व्यवस्था करने का आग्रह किया और इसके बदले में उन्होंने कुछ शर्त रखी कि अगर यह नीतिगत निर्णय में परिवर्तन हो जाए तो यह व्यवस्था हो जाएगी
और अब वह तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं कि वो परिवर्तन हो भी गया। देन यानी जो नीतिगत परिवर्तन की अपेक्षा थी वो हो भी गया, तो ये पुनः दिखाई पड़ रहा है कि अब किसी एक नेता की बात नहीं है, किसी एक मंत्री की बात नहीं है जिससे पिंड छुड़ा लेंगे। मुझे लग रहा है कि जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो तो अब झूठों के सरदार नजर आ रहे हैं। अब स्थिति ये है, वो एक सूरदास जी की पंक्ति है ना कि एक हो तो समझाइए आके, कूपही में ही भांग पड़ी है। अगर एक व्यक्ति हो तो सिर्फ, वैसे होली का सीजन तो निकल चुका है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी उस कुएं का पानी पी रही है जिसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो इसलिए इन्होंने जिस प्रकार से सच को छुपाने और डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, मगर हकीकत में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे इनका असली चेहरा उजागर होता चला जा रहा है और मुखौटा उतरता चला जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 वर्ष के इतने कम अंतराल में पूरे भारत की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के चाल, चिंतन, चेहरे, चरित्र में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया होगा या इतना बड़ा अधःपतन नहीं दिखाई पड़ा होगा जितना अपने को नई राजनीति के स्वयंभूत घोषक बनकर, यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड वन एंड ओनली चैंपियंस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स बनकर जो पार्टी आई थी, उसने जितनी नए नए प्रकार के रंग रूप बदलते हुए अपने मूल्यों में परिवर्तन दिखाया है, ऐसा भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला। तो अंत में हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष और विपक्षी दल कभी किसी दूसरे मुद्दे का बहाना लेकर कितना भी डाइवर्ट करना चाहें, जनता उनसे सीधे सीधे उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का जवाब मांग रही है और दिल्ली की युवा पीढ़ी के साथ, उसके भविष्य के साथ किए गए खिलवाड़ का जवाब मांग रही है। धन्यवाद। देखिए, आरोप सत्यापित होते जा रहे हैं और उसके अनुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो व्यवस्था के अनुसार होती चली जाएगी। अब ये तो जिसने जो किया है उसे पता होगा कि वो कितना बेदाग होके निकलेगा या कितना दागदार होके फंसेगा। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। ईडी ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया है। सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड खत्म हो रही है और अब ईडी ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इससे पहले जुडिशियल कस्टडी में थे मनीष सिसोदिया और अब ईडी की कस्टडी आज 7 दिन की खत्म हो रही है और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है मनीष सिसोदिया को। अब देखने वाली बात ये होगी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से क्या ईडी की कस्टडी उनकी बढ़ाई जाती है या वापस उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। नितिन हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथ। नितिन, राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी है, ईडी लेके आई है राउज एवेन्यू कोर्ट। क्या लग रहा है, क्या ईडी की रिमांड और बढ़ेगी या फिर वापस शिफ्ट किया जाएगा जुडिशियल कस्टडी में मनीष सिसोदिया को?
कोर्ट में आज सीएम मनीष सिसोदिया की पेशी की गई, क्योंकि 7 दिन की जो रिमांड ईडी ने मांगी थी, पहले उनसे जो है सीबीआई ने पूछताछ की थी, तो अब ईडी ने जो है 7 दिन की रिमांड मांगी थी। आज वो रिमांड जो है खत्म हो रही है, तो उसी को देखते हुए आज उनको कोर्ट में पेशी कराया जाएगा। पेशी करने के बाद पता चलेगा कि सिसोदिया ने ईडी के साथ कितनी जांच में सहयोग करा। क्योंकि पहले सीबीआई ने आरोप लगाया था कि सीबीआई की जांच सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन अब जो है ये आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया जो है ईडी की जांच सहयोग नहीं कर रहे। 7 दिन की जो रिमांड ईडी ने मांगी कोर्ट में पेशी के लिए, तो उसके बाद जैसे आज उनकी जो रिमांड है वो खत्म हो रही है, तो खत्म होने के बाद ही उनको आज कोर्ट में पेश। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए नितिन। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।